इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टी सिस्टम दल प्रणाली। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है बीए थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए। पहला हमने डाला था भारत में लोकतंत्र, वो पहला चैप्टर था, आज दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो हम आशा करता हूँ आप पहला चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। और हम आज बात कर लेते हैं किस पे, दल प्रणाली पे। दल प्रणाली क्या होता है? दल प्रणाली आप सुन के ही लग रहा है पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जहाँ की केंद्र का शक्तियां, जितनी भी शक्तियां होती हैं, जिस पार्टी के नियंत्रण से कार्य होता है, समाज में शासन चलने का कार्य होता है, उसी को हम पार्टी सिस्टम कहते हैं। वहाँ पे एक दलीय प्रणाली भी हो सकती है, द्विदलीय प्रणाली हो सकती है, और बहुदलीय प्रणाली हो सकती है। मतलब वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हम देखेंगे, इसे बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। एक पार्टी पहले हम देखेंगे एक दलीय प्रणाली क्या होती है। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, एक दलीय प्रणाली क्या होती है, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो हम इसे आराम से समझने का प्रयास करेंगे। एक दलीय प्रणाली उन राष्ट्रों में जहां पे सभी शक्तियां, जितने भी केंद्र की शक्तियां हैं, एक दल प्रणाली के नियंत्रण में होती है। ठीक है, उसका वहां के जितना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों पे किसका नियंत्रण होता है, एक दलीय प्रणाली का नियंत्रण होता है। उसे हम एक दलीय प्रणाली सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम, एक दलीय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इसके फेवर में अगर बात कर लें, पक्ष में तर्क की बात कर लें कि इसके रहने से क्या होता है, तो कुशल शासन। कुशल शासन का मतलब क्या होता है, उसका किसी से विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, वो अपना जो मतलब जितना भी ध्यान है अपने देश के विकास में लगाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या वो कुशल शासन के रूप में क्या नाम आगे बढ़ पाती है। जैसे कोई विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ता, कोई हड़ताल का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कुशल शासन का ये परिणाम है। ठीक है, अगर हम बात करें अनुशासन, अनुशासन देखिए, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब वहाँ पे जो सत्ता है वो अनुशासित इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे एक दल का नियंत्रण होता है, सभी क्षेत्रों में एक दल का नियंत्रण होता है, जिसके कारण वो सुदृढ़ होता है। और सबसे बड़ी बात, अनुशासन इस वजह से होता है क्योंकि वो वहाँ का जो मीडिया है, वहाँ का जो बाकी विपक्ष के हैं, मतलब विपक्ष तो होते ही नहीं है, और मीडिया है वो कुछ उनके खिलाफ नहीं बोल सकती, उनके फेवर में ही बोलेगी जो बोलेगी। इसी वजह से वहाँ पे हर चीजें अनुशासन में रहती है। अगर हम सुदृढ़ की बात कर लें, उनका किसी से विरोध का सामना नहीं करना पड़ता, कोई उनके कोई दल नहीं होता, कोई क्या नाम है दूसरा दल नहीं होता, दूसरा पार्टी नहीं होती कि उनके अगेंस्ट में कोई बात करे, जिसकी वजह से वो अपना जो क्या नाम है सत्ता है वो सुदृढ़ रख पाते हैं। आर्थिक का विकास, अब मैंने बात किया दूसरी दल की, अगर हमने बात किया अगर दो दल होता है तो वहाँ पे क्या होता, दो दल होता है या बहुदल होता है तो वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता। अगर सत्ता परिवर्तन होता उसके उसमें क्या होता, आर्थिक हानि होती, मतलब आर्थिक अधिक व्यय होता, मतलब खर्च होता, जिसके कारण वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी वजह से क्या होती है, आर्थिक विकास होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और हम बात करें राष्ट्रीय एकता सुदृढ़, राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ कैसे, क्योंकि अगर दूसरी दल होता, कोई भी अगर पार्टी होती वहां पे, दूसरी पार्टी होती तो वहां पे क्या करती, उस पार्टी की निंदा करती, विरोध मतलब उसके ऊपर कीचड़ उछालती जीतने के लिए, मतलब उसकी कमियां को दिखाती, जिसकी वजह से उसे आगे हार का सामना करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी कमियां जो है समाज में आ ही नहीं पाती, लोगों के पास आ ही नहीं पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, राष्ट्र में एकता बनी रहती है। ठीक है, राष्ट्र में एकता बनी रहती है, उसकी मीडिया भी जो होती है वो भी अच्छी बातें उसकी बताने का काम करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, अगर हम विपक्ष में इसकी बात कर लें, हमने अभी फेवर में देखा था, उसके मतलब उसके पक्ष में देखा था कि इस पार्टी के एक दलीय प्रणाली के होने का मतलब कुशल क्या क्या सही चीजें होती हैं। अब हम उसके कुछ विपरीत बात कर लें, विपक्ष में बात कर लें, तो नागरिकों की स्वतंत्रता की समाप्ति, वहां पे कोई भी नागरिकों को मतलब समाप्ति हो जाती है, क्योंकि वहां पे न स्वतंत्रता होती है, न अपनी बात रखने की आपको स्वतंत्रता होती है, न स्वतंत्रता होती है, न समानता होती है। ठीक है, ये चीजें होती हैं जिस वजह से नागरिकों को कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, और हम बात करें लोकतंत्र विरोध, लोकतंत्र के विरोध में ये बहुत कार्य अच्छा कार्य, मतलब बहुत ज्यादा विरोध करती है। कैसा, कैसे करती है, क्योंकि वहां पे जब तक लोकतंत्र का क्या होता है, लोकतंत्र होता है स्वतंत्रता, समानता, जिसमें वहां पे ये दोनों सिद्धांत नहीं होता है, जिसकी वजह से एक दलीय प्रणाली इसका बहुत ही बड़ा विरोध होता है, मतलब विरोधी होती है लोकतंत्र की। ठीक है, अगर हम बात कर लें अगर दासतापूर्ण जीवन, तो वहां का व्यक्ति, अगर हम बात कर लें वहां का व्यक्ति जो है वो दास्तापूर्ण जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि सारी जो भी शक्तियां होती हैं, उसकी संस्कृति, उसकी क्या नाम है स्वतंत्रता, उस पर किसका नियंत्रण हो जाता है, एक पार्टी सिस्टम का नियंत्रण हो जाता है, वन पार्टी सिस्टम का नियंत्रण हो जाता है, एक दल प्रणाली का नियंत्रण हो जाता है, जिसके कारण उसको दास्तापूर्ण जीवन जीने के लिए वो विवश रहता है।
ठीक है। अगर हम बात कर लें विपक्षी दलों का दमन, अगर कोई भी दल, विपक्षी दल अगर तैयार होता है, बनता है, संगठन बनता है, तो एक दल प्रणाली उसका दमन कर देती है, मतलब उसको नष्ट करने का कार्य करती है, जिसकी वजह से वो आगे आके हमारे सामने कोई एक प्रतिद्वंदी के रूप में न खड़ा हो सके, हमारा मतलब सत्ता में उसका भागीदारी न हो सके, जिसके कारण उसका दमन कर दिया जाता है। अगर हम बात करें तो लास्ट जो टॉपिक है इसमें, तो हम मनमाना शासन, वो अपने अनुरूप ही शासन करती है, वो किसी न आगे न पीछे कोई भी नियंत्रण करने का कार्य नहीं करता, जिसकी वजह से वो अपना क्या शासन जो है मनमाने ढंग से करती है। ये उसके विपक्ष में तर्क हो गया। हमने पक्ष में तर्क देखे, हमने विपक्ष में तर्क देखे, और हमने समझने का प्रयास किया एक दल प्रणाली सिस्टम क्या होता। मैं आशा करता हूँ ये जो मतलब डिफिनेशन है, उदाहरण है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और दो देश में बात कर लें, दो देश में चाइना का एक ये लगा है पार्टी, एक क्या नाम है चाइना में है, और दूसरा कहाँ पे है कयूबा, ये दो जगह जहाँ पे देश हैं, यहाँ पे एक दलीय प्रणाली का कार्य करता है। ठीक है, वहाँ पे कार्य होता है। अगर हम बात करें दूसरा हैं बाई पार्टी सिस्टम, द्विदलीय प्रणाली। ठीक है, द्विदलीय प्रणाली में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या होता है, और उसके पक्ष में क्या तर्क है, उसके विपक्ष में क्या तर्क है, ये सभी हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं बाई पार्टी सिस्टम क्या होता है, द्विदलीय प्रणाली क्या होती है। द्विदलीय प्रणाली वो दल प्रणाली होती है जब किसी भी देश में जो केंद्र की सारी शक्तियां होती हैं वो दो दल के आप आस पास ही घूमती रहती है, मतलब कभी इस टर्म में ये दल जीत गया और अगले टर्म में दूसरी दल जीत गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका मतलब ब्रिटेन में बात कर लें तो वहाँ अनुदार दल, श्रमिक दल पाया जाता है। और ऐसे ही अगर हम अमेरिका की बात कर लें तो वहाँ पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, ये दो दल पाया जाता है, जिसमें आपस में सत्ता घूम फिर के रहती है। ऐसा नहीं कह सकते कि बाकी दल नहीं होती, लेकिन बाकी दल को वो क्या नाम है राष्ट्रीय राजनीति का अधिकार प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण वो मुख्य भूमिका में नहीं होती है। ठीक है, अगर हम इसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क की बात कर लें तो विपक्ष में क्या, विपक्ष में तर्क में देखेंगे और पक्ष में पहले देख लेते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे विपक्ष के तर्क में। पहले हम पक्ष में देख लेते हैं। तो शासन की स्थिरता, शासन की स्थिरता इस वजह से बनी रहती है क्योंकि दो चुनाव मतलब चुनाव में एक जो पार्टी होती है, एक जो दल होता है, उसको जीतना तय होता है, मतलब उसका जो बहुमत होता है वो उसे प्राप्त होता है, जिसके कारण क्या होती है संसद में उसकी बहुमत हो जाती है। जब संसद में उसकी बहुमत हो जाती है तो उसे हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वहाँ जो शासन है वो स्थिर बना रहता है। जो जो क्या नाम जो पार्टी जीती नहीं होती, उनके सांसद होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, अगर बात कर लें इसकी वजह से उसे कोई उसे हटाने का कोई खतरा नहीं होता, इसलिए वो जो है वो सरकार में बनी रहती है। अगर हम तुलना करें बहुपार्टी सिस्टम की, तो उससे अगर तुलना करें तो ये ज्यादा स्थिर होती है। शक्तिशाली विपक्षी दल, अब देखो शक्तिशाली विपक्षी दल कैसे होता है, क्योंकि उसके पास बहुमत कम है फिर भी कैसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि अगर वो सत्ता मतलब जो कार्य कर रही है, लेकिन दूसरी दल भी ऐसा या मतलब नियंत्रण रखती है उस पे कि अगर कोई भी गलत कार्य कर रही है तो वो समाज को आईना दिखाने का जो दूसरा दल है वो कार्य करेगा, मतलब उसका वो जो गलत कार्य है वो बताने का कार्य करेगा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, संसद में ऐसी नए नए कानून पास हो रहे हैं, मतलब उसे गलत मतलब थोड़ा सा उसको निगेटिव दिखाने का कार्य करेगा, जिससे विपक्षी दल हमेशा शक्तिशाली होता है। ठीक है, का होना अनिवार्य होता है। और दूसरी बात क्या नाम है, जब बहुमत में उसे प्राप्त है तो क्या इस शासन भी स्थिरता है, फिर शक्तिशाली विपक्षी दल। फिर हम तीसरा देते हैं प्रशासनिक जो है कुशलता। अब प्रशासनिक कुशलता किस प्रकार होती है, क्योंकि अगर वो जो बहुमत में सरकार है वो स्थिर है, जब स्थिर है तभी भी वो क्या नाम है प्रशासनिक कुशलता एक प्रशासन के रूप में, तौर के रूप में क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। एक प्रशासनिक जो प्रशासन वाला कार्य है वो कुशलतापूर्ण तभी हो सकता है जब वो स्थिरता में बनी रहे। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अगर हम बात कर लें इसके मतदाताओं की सुगमता, मतदाताओं की सुगमता क्या होती है, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इनको चुनना है या तो उनको चुनना है। ठीक है, दो पार्टी जैसे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन है, अमेरिका के एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे दो पार्टी, या तो उन्हें रिपब्लिकन चुनना होगा या तो उन्हें डेमोक्रेटिक चुनना होगा, इन दोनों में से एक को चुनना होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मतदाताओं होते हैं उनको ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि मैं चुनूं किससे, एक को ही चुनना है तो चुनना है। ठीक है, चलिए हम विपक्ष में बात कर लेते हैं, इनके जो आर्गुमेंट है इनके मतलब अगेंस्ट क्या है, इनको हम देखने का प्रयास करते हैं, डिमेरिट को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुमत दल की तानाशाही। अब देखो जो सत्ता में आ गया है, अब कोई राजा बन गया है तो वो हमेशा सोचेगा मैं राजा रहा हूँ, तो वैसे जो संसद में पहुंच चुका है, जो बहुमत दल जीत के आ गई है, वो सोचती है कि हम
हमेशा बनने के लिए दूसरे दल का जो है वो दमन करेंगे, ठीक है। दूसरे दल का मतलब उसके बारे में कोई सोचता नहीं है, उसको मतलब कोई फंडिंग भी नहीं दी जाती कि वो अपना कार्य कर सके, अपना मतलब विकास कर सके, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुमत दल की एक तानाशाही बन जाती है। तो हमने पहला क्या देखा, बहुमत दल की तानाशाही। हम दूसरा देखते हैं क्या, नकारात्मक मतदान। अब बात करते हैं जो वहाँ के लोग हैं, लोग जो वहाँ की जनता है, वहाँ पे क्या होता है, वो ये सोचते हैं हमारे पास दो ही दल है, भले इस दोनों दल जो समाज के लिए अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी उनको दो में से एक को चुनना ही चुनना होता है, क्योंकि उनके पास तीसरा ऑप्शन कोई होता ही नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें व्यवस्थापिका के महत्व में कमी, व्यवस्थापिका के महत्व में कमी किस वजह से हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो व्यवस्थापिका है वहाँ पे ये सोचते हैं कि हम अब बने हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या नाम है, वो ये सोचते हैं कि ये कठोर से हम जीत के आए हैं, इतना कठोर से हमने जीत के आए हैं, ये चीजें जो कर रहे हैं अनुशासन में अपने दल को समर्थन प्राप्त है, ठीक है, इच्छा अनुसार कोई भी कानून ला सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारा जो मतलब बहुमत है ये हम प्राप्त करके लाए हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कानून बना सकते हैं, ठीक है। मतदाताओं की स्वतंत्रता सीमित होती है। अब बताओ कैसे सीमित होती है, मैंने पहले ही बता दिया, जब दो ही को चुनना हो, भले सी वो अच्छे हो या बुरे ना हो, मतलब बुरे हो अच्छे ना हो, लेकिन फिर भी उनको चुनना पड़ता है, इस वजह से मतदाताओं की स्वतंत्रता सीमित होती है। अब हम आशा करते हैं ये आपको द्विदलीय प्रणाली बिल्कुल समझ में आया होगा, अगर आप इतना सुन भी लेते हो, अपनी भाषा में लिख भी देते हो, तो आप अच्छा करके आओगे। और दूसरी बात, ये दो एक देश याद रखिएगा, एक ब्रिटेन और एक अमेरिका। ब्रिटेन में अनुदार दल और श्रमिक दल, और अगर हम बात कर लें अमेरिका में तो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये दो पार्टियां हैं वहां की। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे करेंगे बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम के ऊपर। तो मल्टी पार्टी सिस्टम और बहुदलीय प्रणाली क्या होती है इसको समझते हैं। किसी भी देश में अगर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो नियंत्रण है, केंद्रीय शक्तियां का जो मतलब शक्तियां हैं अनेक पार्टियों के नियंत्रण में हो, जैसे कभी इस पार्टी की विजय हो, कभी दूसरी पार्टी मतलब जीतती हो, सत्ता में आती हो, कभी कोई और पार्टी जीतती हो, कभी मिली जुली सरकार बनती हो, उसे हम बहुदलीय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। इसके पक्ष में क्या तर्क है, इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। आइए एक सेकेंड, हाँ, इसके पक्ष में क्या तर्क है। तो पहला इसका जो तर्क है, मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें अनेक पार्टी चुनने का अधिकार होता है हमें, हम किसी भी मतलब किसी भी उम्मीदवार को चुन सकते हैं जो उस पार्टी से जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे अनेक पार्टियां होती हैं, ठीक है। इसलिए मतदाताओं को ये स्वतंत्रता, अधिक स्वतंत्रता मिलती है, अधिक ऑप्शन मिलते हैं कि वो चुन सकें। अगर हम दूसरा बात करें, मंत्रिमंडल की तानाशाही संभव नहीं होती। मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल बनता है वो अनेक पार्टी मतलब कोई भी बहुमत, जैसे कोई भी चुनाव होता है, ठीक है, उसमें विधायक जीत के जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद जीत के जाते हैं। अगर वो मान लीजिए सत्ता उतना जितनी सीट चाहिए जीतने के लिए उतना उसने एक्वायर नहीं किया, मतलब उतना उसका सीट आया नहीं, तो अनेक मतलब कई पार्टियों से सहयोग लेके वो उसने सरकार बनाई, ठीक है। तो तानाशाही किसी मंत्रिमंडल का इस वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि उस मंत्रिमंडल का निर्माण अनेक पार्टियों से मिलकर बनता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, मंत्रिमंडलों का जो है तानाशाह नहीं हो पाता। वही कारण है निरंकुशता की संभावना नहीं होती, क्योंकि एक पार्टी का उम्मीदवार नहीं होता, कई पार्टियों से मिलकर वहां पे लोग होते हैं, इसलिए सबका मतलब आप एक निरंकुशता पार्टी नहीं हो सकती, ठीक है, निरंकुशता का बिल्कुल संभावना नहीं होता। बात करें सभी हितों तथा दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व होता है। अब बात करें किसी पार्टी का कोई अलग आइडियोलॉजी होता है, दूसरी पार्टी का कुछ और आइडियोलॉजी होता है, दृष्टिकोण होता है, वो अपने समाज को ग्रोथ करना चाहते हैं, वो अपने समाज को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, वो दूसरे क्षेत्र से हैं, वो दूसरे क्षेत्र से हैं, तो ऐसा क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, वहां पे सबका दृष्टिकोण देखा जाता है, जब ऐसी सबसे मंत्रिमंडल सबसे मिल के बन रही है, जिसके कारण क्या होता है, सबका विकास पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके हमने पक्ष में तर्क देख लिया, अब हम इसके विपक्ष में तर्क देखते हैं कि इसके विपक्ष में तर्क क्या है, ठीक है। शासन में अस्थिरता जो होता है, शासन में क्या होता है, अस्थिरता आ जाती है। कैसे, क्योंकि इन्हें डर रहता है, इन्हें कभी भी सरकार गिर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बिहार, बिहार में एक क्या नाम है, पहले बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब नीतीश कुमार और उनकी लालू जी की सरकार है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, कभी भी ऐसा होता है कि इनका शासन कभी भी गिर सकता है, ये कभी भी स्थिर नहीं होते, ठीक है।
जो क्या नाम मिली-जुली सरकार होती है। अगर हम बात करें शासन में कुशलता का अभाव, अब कुशलता का अभाव इस वजह से होता है, उन्हें ये नहीं, शासन में कुशल नहीं हो पाते इस वजह से, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हमारी पार्टी का मतलब हमारा कुर्सी कभी छीन ना जाए। तो वो कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी विधायिका, अपनी सरकार बचाने के चक्कर में वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब डर-डर के ध्यान देते हैं, ना कि समाज पे या विकास पे या शासन में ध्यान दे पाते हैं। अगर हम बात कर लें कोई भी कार्यपालिका की दुर्बलता, कार्यपालिका की दुर्बलता इस वजह से हो पाती है, अगर कोई पार्टी कोई लॉ बनाता है, ठीक है, उसमें बाकी लोग, कुछ लोग सहमति ही ना करें, जो उनकी सरकार है वो सहमति ही नहीं दे, जिसके कारण क्या होती है, जब सहमति हो ही नहीं पाती, इसलिए कार्यपालिका में बाधा आती है, वो सही से कार्य नहीं हो पाता। अगर हम बात करें दीर्घकालीन योजना संभव नहीं है, कोई योजना बनाती है, मान लो कोई सरकार आई, कोई योजना पास कर दिया, 5 साल तक वो योजना चलता है, ठीक है, लेकिन दूसरी सरकार आई, उसका जितना बजट था, बाकी जितने उसमें कार्य हुए थे वो उसने बैन कर दिया। तो इस वजह से कोई भी ऐसी योजना है वो संभव नहीं हो पाती, या कोई योजना उसी समय संभव नहीं हो पाती जिस समय मिली जुली सरकार होती, कि कोई पार्टी मान रही है, कोई पार्टी नहीं मान रही है। तो यही कारण हुआ इसके विपक्षी में, जो इसके विरोध में कार्य करता है। तो विपक्षी तर्क ये हो गया, और पक्ष तर्क मैंने पहले बता दिया था। तो आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है, देखिए। अब हम बात करेंगे भारत में दलील पद्धति के विकास के ऊपर, ठीक है। हम इसका ये देखेंगे दलील पद्धति का विकास भारत में किस प्रकार हुआ। अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखने का प्रयास करते हैं। 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे जगह जगह क्रांति होने लगी, अंग्रेज जो शोषण कर रहे थे उसके विरुद्ध क्रांति होने लगी। वो एक मंच चाहते थे जिससे उनकी बातें पूरी अंग्रेज, मतलब जितने भी उसके अधिकारी, वो उनके पास पहुंच सके, छोटे छोटे। और अंग्रेज भी ये चाहते थे कि क्या नाम है, ये जो भारतीय चाहते हैं वो हमसे आके खुल के कहें, अगर हमारे अंदर पूर्ति करने की क्षमता हो तो हम अवश्य करेंगे। लेकिन उनका मत ऐसा नहीं था, वो बस ऊपर से दिखा रहे थे कि हम ऐसा करेंगे। इसी का मतलब पूर्ति करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, वो 1885 एक रिटायर अधिकारी एओ होम द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कंटेंट देख लेते हैं। हमने पहले बताया राष्ट्रीय आंदोलन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नए शासक दल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। पहले वो एक आंदोलन के रूप में हुआ था, उसका पार्टी का मतलब गठन हुआ था, लेकिन बाद में क्या किया गया, उसको एक शासक जब आजादी आजादी के बाद चुनाव होता है, तो जो हमारा मतलब इंडियन कांग्रेस है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी क्या होती है, वही शासक में आता है, वही शासन करता है, ठीक है। तो उसी की बात की गई है। और हमने दूसरा लाइन क्या पढ़ा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 अंग्रेज रिटायर अधिकारी द्वारा किया कर दिया जाता है, हमने ये बता दिया। आगे हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे कॉमा होगा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे युग और दूरदर्शी तथा कांग्रेस आंदोलन की अगवा व्यक्ति का नेतृत्व था। उस जो कांग्रेस था, कांग्रेस में क्या सभी लोग शामिल थे, महात्मा गांधी तक शामिल थे, महात्मा गांधी जी शामिल थे, ठीक है। उसके बाद क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जो योग्य और दूरदर्शी भी थे, जिसके कारण क्या हुआ, उनको ये इन लोगों का व्यक्तित्व नेतृत्व प्राप्त था। अगर हम आगे चीज देख लें तो इनसे क्या होता है, इनसे ये होता है कि जिससे वह जल्द ही आर्थिक नीतियां बनाने में सफल हुई, आर्थिक नीतियां और राजनीतिक सामाजिक मोर्चे पर विकास कार्यक्रम लागू करने के योग्य बन पाए। अब देखो, जब कोई योग्य व्यक्ति होता है, वो जानता है कि कैसे हम सलूशन निकाल सकते हैं, कोई समस्या है, उसका मतलब उसको उससे रोने बैठने से अच्छा है कि हम उसका सलूशन ढूंढें, ठीक है। तो जो योग्य व्यक्ति होता है वो हमेशा उसका निवारण ढूंढने का प्रयास करता है, न कि उस समस्या को लेके बैठने का प्रयास करता है। इस वजह से योग्य व्यक्ति का मतलब, कभी भी अपने जीवन में जो योग्य व्यक्ति होता है, वो हमेशा आपकी मदद करने के प्रयास में रहेगा, न कि आपको समस्या में बने रहने का सलाह देगा, ठीक है। अगर हम बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करने था, ये आपको सभी को पता है, ठीक है। धीरे धीरे इस जो पार्टी बनी थी, इसमें अनेक दल शामिल हुए थे, ठीक है। लेकिन जब ये सत्ता में आती है लेकिन जब ये सत्ता में आती है तो बहुत से दल नाराज हो जाते हैं, ठीक है। बहुत से दल ये सोचते हैं कि नहीं, कांग्रेस ही जा रही है, हमें कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या होता है। गरीब किसानों, ग्रामीण धनिकों तथा शहरी एकाधिकार, उद्योगपतियों, उच्च जाति, अछूत गरीब, हिंदू बहुमत तथा मुस्लिम अल्पमत अर्थात सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग तथा भारत के जनसमूह के बीच एकता लाने वाली शक्ति की छवि बना लेती है। अब धीरे धीरे इसका विकास होता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं।
ठीक है, जब नेता शामिल होते हैं, अच्छे नेता शामिल होते हैं, तो चुनाव में इसकी जीत होती है, बहुमत प्राप्त होता है। लेकिन कुछ पार्टियां इससे अलग हो जाती हैं, और लेकिन इसी की सत्ता हर जगह प्राप्त होती है, जिसके कारण क्या होता है, एक दलीय पद्धति का स्थापना हो जाती है। मतलब एक दल पद्धति, मैंने पहले ही बताया था, वन पार्टी सिस्टम उस समय की बात है। लेकिन ये हमेशा तक नहीं रहता, जब तक इसमें विकास होता है। अगर हम आगे देखें, एक दलीय प्रणाली की पद्धति का इसमें स्थापना क्यों कैसे हो जाता है, क्योंकि बाकी विपक्ष भी रह नहीं पाते। क्योंकि जब 1951 में जब चुनाव होता है, वो उसमें पूर्ण बहुमत किसके पास होती है, कांग्रेस के पास होती है। क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो भी पाकिस्तान ट्रैवल चली गई थी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं भारत में जो है, हमने पहले बता दिया कि राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी वो एक दलीय प्रणाली हो चुकी थी उस समय के लिए। लेकिन क्या होता है, फिर भारत में एक दलीय प्रणाली, जो प्रभुत्वशाली प्रणाली का सामाजिक आधार क्या था, ये हम देखते हैं। जो हमारे 85% जनसंख्या थी, वो 5.5 लाख गाँव, यहाँ पे 5.5 लाख गाँव होगा, ठीक है, उसमें रहती थी। 85% जनसंख्या 5.5 लाख गाँव में रहती थी। इन लोगों के पास न तो खेती करने का जमीन था, और न ही कोई काम था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, ये अत्यंत गरीब थे, इनको भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन इसके विपरीत क्या हुआ, इसके विपरीत क्या था, 5% के जो उच्च वर्ग थे, वो बहुत ही भूभाग के मालिक, 41% भूभाग के मालिक थे पूरे भारत के। ठीक है, आप सोच सकते हो आप, ये अत्यंत ही उच्च थे पैसे में। जिसके कारण क्या हुआ, इनका जो जो जमींदार वर्ग था, वो राजनीतिक को प्रभावित करता था। ठीक है, जाहिर सी बात है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं आज भी प्रभावित करता है, कुछ ना कुछ हद तक प्रभावित कर ही देता है। आप ऐसे न्यूज में देख भी सकते हो आज भी। जिसका कारण क्या हुआ, कांग्रेस ने सत्ता, देखो उसके बाद क्या होता है, जिसके कारण कांग्रेस के सत्ता वाले लोगों ने सभी वर्गों को संतुष्ट करने के लिए बीच का रास्ता निकाला। देखो, ये चाहते थे कि जो गरीब हैं वो भी अपने सत्ता में, क्योंकि आजादी एक की नहीं होती। आजादी एक जैसी नहीं होती, कि मेरे कहने का मतलब ये है। क्योंकि अगर हम आजादी की बात कर लें, तो आजादी सबके लिए अलग होता है। जैसे जो जमींदार वर्ग है, वो सोचता था कि हमें क्या नाम है, अंग्रेजों से आजादी मिल जाए। ठीक है, लेकिन जो किसान वर्ग थे, ठीक है, वो अंग्रेज तो बाद में सोचते थे, लेकिन वो ये सोचते थे हमें जमींदारी प्रथा से आजादी हो जाए। जो महिलाएं थी वो सोचती थी हमें थोड़ा पुरुषों प्रधान से आजादी हो जाए। तो आजादी का मतलब एक जैसा नहीं होता, सबके लिए आजादी का मतलब अलग अलग वैरी करता है, जैसे जैसे उनकी समस्या होती है। ठीक है, जिसका कारण क्या था, अब हम बात कर लें, तो इनका पूरा समाज ऐसे बीच का रास्ता कांग्रेस निकाल लेती है। लेकिन कुछ समय जाते जाते ये जो क्या नाम है जमींदार वर्ग था, कुछ ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, जिसके कारण अनेक पार्टियों की अब धीरे धीरे स्थापना शुरू हो जाती है भारत में। 1960 तक ही ये 1959 या 60 तक इनकी एक दलीय प्रणाली तक रहती है। उसके बाद धीरे धीरे इन्हें भी बैसाखी वाली सरकार बनानी पड़ जाती है। छोटे छोटे क्षेत्रों में जो भी राज्य हैं, उनमें इनको बैसाखी वाली कई पार्टियों का उदय हो जाता है उस समय तक। ठीक है, जिस कारण आज वर्तमान में आप देख सकते हो आज भारत में कितनी पार्टियां हैं। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल के तौर में मैंने बता दिया, भारत एक बहुदलीय प्रणाली का एग्जाम्पल है। आशा करता हूँ इसमें सभी चीजें आपको आसानी से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कोई चीजें नहीं समझ में आई होगी, कृपया आप कमेंट करिएगा कि वो चीजें नहीं समझ में आई। मैं आगे से अगर कोई वीडियो बनाऊंगा उसमें और आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और दूसरी चीजें कि आप इस पे आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।